Hello students, welcome to class 9th, and as you know that we are continuing our chapter number 1st of history. The name of the chapter is फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर के अंदर हम फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के विषय में पढ़ रहे थे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है एस्टेट जनरल। तो देखिए, स्टेट जो जनरल है एक राजनीतिक संस्था थी फ्रांसीसी समाज में, जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, यानी कि अपने अपने पसंदीदा प्रतिनिधि चुन करके भेजते थे। ये प्रतिनिधि नए करों के प्रस्ताव पर मंजूरी देते थे और इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए इसका निर्णय केवल सम्राट ही करते थे। और इसकी जो अंतिम बैठक थी ये 1614 में बुलाई गई थी। प्रत्येक एस्टेट में से जो है, जैसे प्रथम एस्टेट जो पादरी वर्ग का था और द्वितीय एस्टेट जो कुलीन वर्ग का था, इनमें जो है 300 प्रतिनिधि चुने जाते थे। और जो तीसरा एस्टेट था उसके जो हैं 600 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो देखिए, इस तरह से जो है उस समय की जो अंतिम जो बैठक बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। इसके बाद जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है फिर दोबारा जो बैठक बुलाई गई थी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए बच्चों, इसके बाद जो है बहुत लंबे समय के बाद 5 मई जो 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब लुई 16 जब राजगद्दी पर आसीन हुए थे तो उस समय जो उनका राज्य कोष था जो खाली था, तो उसके समाधान के लिए इन्होंने 5 मई 1789 को पुनः जो है एस्टेट जनरलों की मीटिंग बुलाने का निश्चय किया। और इसके समाधान के लिए जो लुई 16 ने जो है एक उपाय सोचा कि किस तरह से जो है अगली जो बैठक बुलाई जाए, जिसमें वो अपने द्वारा जो नए करों का जो बोझ था वो तीसरे एस्टेट के लोगों पर लाद सके। तो देखिए, जब बैठक बुलाई गई तो प्रत्येक जो एस्टेट था उसका एक मत माना जाता था। तो उसको पहले से ही पता था राजा को, लुई 16 को, कि जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है उनके वोट उनके पास ही हैं। और जो तीसरा एस्टेट है जो आम जनता का था, यानी कि अगर उसकी वोट उसे नहीं भी मिलेगी तो भी मतलब उसकी मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और उसे जो है ये कर जो आम जनता पर लादने हैं इसका जो है अधिकार मिल जाएगा। तो देखिए, प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के आलीशान जो भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक एस्टेट से 300 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो ये जो प्रतिनिधि थे ये आमने सामने कतारों में बैठ गए और तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे, यानी कि तीसरे एस्टेट में 600 प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा जाता था, ये इनके पीछे खड़े हो गए। तीसरे एस्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे इनके अपेक्षाकृत जो समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, यानी कि जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था उससे ज़्यादा समृद्ध और उच्च कोटि की जो शिक्षा प्राप्त किए हुए वर्ग के अंतर्गत तीसरे एस्टेट के लोग आते थे, जैसे कि किसान हैं और औरतें हैं और जो कारीगर हैं, जैसे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब कारीगर हैं, जिस तरह से मान लीजिए, या जो मज़दूर हैं, बेरोज़गार लोग हैं, ये सभा में इनके प्रवेश को वर्जित किया गया था, यानी कि मनाही थी। औरतें और जो किसान हैं और जो गरीब किसान हैं या मज़दूर कारीगर हैं वो इस बैठक में नहीं आ सकते थे, इस सभा में नहीं आ सकते थे। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो 2 एस्टेट के जो वोट थी वो राजा जो लुई 16 थे उनको तो मिलनी थी। इन्होंने ये निर्धारित कर रखा था कि प्रत्येक एस्टेट से एक जो वोट देने का अधिकार है, यानी कि अगर पादरी वर्ग की तरफ से अगर एक वोट आती है, एक कुलीन वर्ग की तरफ से वोट आती है, तो मेजॉरिटी जो है राजा के पक्ष में होगी, क्योंकि तृतीय वर्ग की जो है संपूर्ण जो प्रतिनिधित्व
उनकी तरफ से जो है एक ही वोट मान्य थी। तो देखिए इसमें हम समझेंगे अगले पॉइंट में कि तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधियों की मांग क्या थी, कि इस सभा में तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी थी कि अब की बार पूरी सभा को मतदान देने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें जो है प्रत्यक्ष सदस्य को, यानी प्रत्येक जो सदस्य है प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। देखिए मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह से जो तीनों स्टेट हैं, तीनों स्टेट की तरफ से राजा को जो है जब सभा बुलाई जाती थी तो एक मत माना जाता था, यानी कि एक स्टेट का एक मत माना जाता था। तो राजा जो भी प्रस्ताव सामने रखते थे तो पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग है उनका जो मत है वो राजा के फेवर में होता था। तो इस वजह से तीसरे स्टेट के लोगों की कोई भी बात जो है मानी नहीं जा पाती थी, क्योंकि उनका जो वोट था वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता था। तो इस बार जब सभा बुलाई गई तो तीसरे स्टेट के लोगों ने ये कहा कि क्योंकि संख्या में वो 600 थे, उनसे मतलब सबसे ज़्यादा थे तीनों स्टेट में। तीसरा जो स्टेट था उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य तीसरे स्टेट में थे। तो उनकी डिमांड ये थी कि उनको जो है प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, और प्रत्येक जो मतदान है उसका जो है मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो जब राजा के द्वारा ये जो प्रस्ताव था ये अस्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने विरोध जताते हुए सभा का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो क्रोध में आए तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनके द्वारा जो नेशनल असेंबली की घोषणा की गई, इसके विषय में पढ़ते हैं कि तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साए के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला जो संविधान नहीं तैयार किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और इसका जो नेतृत्व है ये मिराबियो और आबे सिए ने किया। और देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो मिराबियो था ये कुलीन वर्ग का था, कुलीन वर्ग से संबंध रखता था, और आबे सिए ये पादरी वर्ग से संबंध रखता था। इन दोनों ने जो है तृतीय एस्टेट के लोगों की फेवर की और इन्होंने जो है उनका साथ दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा आंदोलित फ्रांस। तो देखिए फ्रांस में आंदोलन का वातावरण था, चारों तरफ जो था जो जनता थी वो आक्रोश में थी और जो है सभी जो है राजा लुई 16 से असंतुष्ट थे। तो देखिए जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, यानी कि देखिए देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाए जा रहे थे, तो पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, यानी कि जगह जगह जो है आंदोलन चल रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल जो है मारी जा चुकी थी, यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड के कारण फसल भी जो थी वो नष्ट हो गई थी। तो फसल नष्ट होने के कारण जो पाव रोटी थी, यानी कि जो वहाँ के लोगों की जो प्राथमिक आवश्यकता थी, यानी कि वहाँ के लोग जो है पाव रोटी खाते थे, तो उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। देखिए फसल नष्ट होने के बाद जो है उससे बनी वस्तुएं महंगी हो ही जाती हैं। तो देखिए पाव रोटी की कीमत आसमान छूने लगी। तो जैसे ही बेकरी मालिकों को स्थिति का पता लगा कि भाई इस तरह की जो स्थिति पैदा हो गई है समाज के अंदर, तो उन्होंने जो है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। उन्होंने जो है पाव रोटी की जमाखोरी शुरू कर दी। तो देखिए जिस तरह से बेकरी मालिकों ने पाव रोटी की जमाखोरी शुरू हो गई तो उससे जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे जो फ्रांसीसी समाज था वो क्रोधित होकर के भड़क गया। तो देखिए क्रुद्ध भीड़ द्वारा बास्तील पर धावा। तो देखिए फ्रांस में ऐसी स्थिति बन गई कि जिसे संभालना अब सम्राट के लिए मुमकिन नहीं रहा, और अब ये मतलब स्थिति जो है नामुमकिन हो गई संभालनी। गुस्साई औरतों ने सबसे पहले क्या किया, बेकरी के जो जहाँ पर ब्रेड वगैरह जहाँ पर पाव रोटी तैयार की जाती थी वहाँ के जो दुकानदारों पर धावा बोल दिया, उनकी दुकानों को नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया।
यानी कि इससे क्या हुआ, इससे जो फ्रांस की जो जनता थी वो और भी ज़्यादा भड़क गई। उन्हें लगा कि जो सम्राट ने पेरिस में जो कि फ्रांस की जो राजधानी थी उसमें जो है सेना को इस वजह से भेजा ताकि जो सेना है वो लोगों का दमन कर सके, लोगों को मार सके। तो इससे क्रुद्ध भीड़ ने बास्तील पर धावा बोल दिया। बास्तील क्या थी? वहाँ पर बास्तील नामक स्थान था जहाँ पर जेल बनाई गई थी, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। तो क्रोधित जो जनता थी उसने क्या किया, बास्तील पर धावा बोल दिया और उसे जो है नेस्तनाबूत मतलब उसको नष्ट कर दिया। सारे जो किले थे, जो जेलें थी, उन सभी को नष्ट कर दिया। किसानों ने अन्न के भंडारों को लूटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ जो लगान संबंधी दस्तावेज जिनको जो कुलीन वर्गों ने या सामंतवादी वर्ग ने अपने पास सुरक्षित रख रखा था उनको छीन करके उनको जलाना शुरू कर दिया। तो कुलीन वर्ग जो है इस घटना से बड़ी संख्या में जो है बहुत घबरा गए और अपनी जागीरों को छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। बहुतों ने तो जो है पड़ोसी देश में जाकर के शरण ली और इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। तो देखिए बच्चों, फ्रांस का जो संपूर्ण जो माहौल था वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि सम्राट लुई 16 ने जो है इसका सिर्फ एक ही समाधान उन्हें महसूस हुआ कि केवल इसका यही समाधान हो सकता है, लुई 16 द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता। तो देखिए, विद्रोही जो प्रजा थी उसकी शक्ति से घबराकर लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर यानी कि अब राजा के ऊपर संविधान का अंकुश होगा, यानी कि संविधान के अनुसार जो है देश चलेगा और संविधान के अनुसार ही जो है सम्राट की शक्तियों को निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसका उन्मूलन यानी कि उस व्यवस्था की समाप्ति का आदेश दे दिया और सभी धार्मिक कर जो आम जनता चर्च को दिया करती थी वो सभी जो धार्मिक कर थे उनको समाप्त कर दिया। पादरियों को भी जो विशेष अधिकार दिए गए थे उन्हें भी उन विशेष अधिकारों को छोड़ना पड़ा और चर्च के अधीन यानी कि जो भी उसके अधीन स्वामित्व वाली जो भूमि थी जो उन्होंने मतलब कब्ज़े में ले रखी थी, तो उस सभी ज़मीन को जो है इस इन लोगों ने छुड़वा लिया और उसे जब्त कर लिया। तो देखिए बच्चों, किस तरह से जो पूरे फ्रांस का माहौल जो है किस तरह से आतंकी माहौल हो गया था और अंततः जो लुई 16 थे जो वहाँ के सम्राट थे उन्हें नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी और संविधान के द्वारा उनकी शक्तियों पर भी निरंकुश लगाया गया और नेशनल असेंबली ने जो है कई अधिकारों पर जो है रोक लगा दी और इस तरह से फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली थी उसका अधिकार हो गया और उसके द्वारा बनाए गए जो संविधान है उसके अनुसार जो है देश को चलाया जाने लगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।